सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ करने वाले हम। तो यहाँ पर हम 2023 एंड उससे पहले वाले जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा याद आ जाए कैसे करते थे हम सॉल्व, एंड हाथ सेट हो जाए इस पे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी एक ठीक ठाक सा सवाल है, काफ़ी चीज़ें इसमें रिवाइज हो जाएंगी। बेसिक बात पे अगर देखा जाए इस चैप्टर में बहुत कुछ है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत एक हैवी वेटेज वाला बड़ा चैप्टर है, लेकिन जेई मेंस के पीवाईक्यूज को अगर देखें तो उनमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ इन्वॉल्व्ड वाले ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही खास बात है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में, एटलीस्ट जेई मेंस के लिए। जैसे ये सवाल देख लो, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व्ड है। कह रहा है एक फंक्शन है हमारे पास 0 से 2 तक उसकी डोमेन है, और उस डोमेन में पूरा फंक्शन डिफाइन करके भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, रियल नंबर तक इसकी को डोमेन है। फिर हमें बोला है कि टी हमारे पास ऐसे डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बात। देन द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल, जो कि ये है, ये हमें बताना है। देखो, सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ई की पावर में जो फंक्शन है ना, ये ई की पावर में हमारे पास ये है। ठीक है, जब हमारा एक्स जो है 0 से 1 के बीच में, तो अगर 0 से 1 के बीच में मैं दोनों का ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, बेसिकली मुझे इसको देखना है कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हमारा एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में जब मेरा एक्स है। अब अगर तुम देखोगे, जब एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, तब मेरे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स के लिए, उसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? ठीक है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना अगर एक्स इसके बीच में। तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ जो है, ये एक्चुअली है क्या, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो अगर ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी एंड यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, तो अगर मैं एक्स बनाऊँ वाई इक्वल टू एक्स, तो कुछ ऐसी लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, ये हमारा एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, फिर मैंने ग्राफ बना दिया एक्स स्क्वायर का, जो कि कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों में से मिनिमम बता दो कौन सा है। मिनिमम पूछ रहा है हर एक एक्स के लिए जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो आप अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट पे हर एक एक्स की वैल्यू के लिए जो मिनिमम आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से पता लग गया कि ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर देगा। ठीक है, जब हमारा एक्स 0 से 1 के बीच में जो कि फंक्शन बोल रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, एक तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है। एक्स हमारा 1 से 2 के बीच में है एंड एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रखा है और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एनालाइज किसको करना है, मुझे एनालाइज करना है एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स को, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जब मेरा एक्स जो है वो क्या है 1 और 2 के बीच में है। सही बात है कि नहीं? यही है ना, 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड हैं। सो यहाँ पे ग्राफ बना देते, ग्राफ से एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा इसको। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई, और हमारे पास एल एन ऑफ एक्स कैसे आता है, कुछ ऐसा सा। ठीक है, क्लियर है?
ऐसा सा हमारे पास ग्राफ होता है ln ऑफ x का। तो ये हमारे पास y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ है एंड येलो वाली लाइन हमारी क्या है, y इक्वल टू x। अगर हम दोनों पॉइंट्स की बात करें 1 और 2, तो 1 पे ln ऑफ x 0 होता है, तो ये वाला वो पॉइंट होगा, ये 1 है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2 की, तो वो ऐसा कुछ पॉइंट आएगा क्योंकि 1 से छोटा होगा उसका आउटपुट। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ 2 पे ln ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे पहली बात तो ग्राफ को देख के आपको ये पता लग रहा है कि 1 से 2 के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो गैप है वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट है गैप, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गैप बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं 1 पे बात करूँ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना x माइनस ln ऑफ x, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्या आता है, 1 माइनस 1/x, और जब x आपका 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका गैप बढ़ेगा, ठीक है, इसका गैप बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है कि अगर मैं 1 पे देखूँ ना, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस ln ऑफ 1 0 बन गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन रहा है। एंड 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे हो रहा है 2 माइनस में अपने पास क्या आ रहा है, ln ऑफ 2, तो ये भी हमारे पास 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ln ऑफ 2 तो मेरा 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 2 को थोड़ा घटा देगा लेकिन वो 1 से बड़ा ही रहेगा, तो इसका मतलब आउटपुट 1 आएगी। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में इसकी आउटपुट हमेशा 1 आ रही है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ समझ ली। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है। तो जैसे ही हम अब इस फंक्शन को लिखेंगे तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ई की पावर में मिनिमम ऑफ दोज था तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे ई की पावर 1 बन गया। जब हमारा एक्स 1 और 2 के बीच में है एंड जब हमारा एक्स 0 और 1 के बीच में है तो ये है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब इसका मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा था, एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स है ना, कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पहले 0 से 1 और 1 से 2 तक तोड़ देते हैं इसको। तो 0 से 1 एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ई की पावर एक्स स्क्वायर होती है। एंड सिमिलरली दूसरे वाले इंटेग्रल में अगर तुम लिखोगे तो एक्स टाइम्स ई की पावर 1 बन जाएगा डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लो, अब तो आसान है ना। यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, ठीक है। एंड दूसरे वाले में तो ई की पावर 1 जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 1/2, ठीक है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वैल्यू डलेंगी 0 से 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर 1 एंड यहाँ पे वैल्यूज़ डलेंगी 1 से 2। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, ई की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 4 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 2e माइनस 1/2, क्लियर है। 2e माइनस 1/2 मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आसान सवाल ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना था इन दोनों का, इन एक्स की वैल्यूज़ के लिए, एंड ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बट अगर तुम सीधा ही सोचने लग जाओ कि ये सिंप्लीफाई ना करो एंड सीधा इंटेग्रल में पहुंचोगे, तब भी तुम्हें ये एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, ग्राफिकल एनालिसिस कह लो, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही है। अगर तुम देखोगे ये भी बहुत
आसान सवाल ही है, इसमें भी ग्राफिकल एनालिसिस ही लगेगा। 2022 जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है और हमें बोले वैल्यू निकाल दो इस इंटेग्रल की, जो कि ये है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो अंदर क्वाड्रेटिक है। ऐसा क्वाड्रेटिक आपने पहले भी देखा होगा, ये हमारे एक और क्वेश्चन से मेल खा रहा है, बस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके ग्राफ से ही हम इसको तोड़ सकते हैं, है ना, कि ये क्वाड्रेटिक की आउटपुट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अगर इस क्वाड्रेटिक को आप देखते हो -8x² -6x+1, ठीक है, तो इसमें आपको फैक्टर मैंने पहले भी बताए थे, थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो 2x - 1 एंड 4x - 1 आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, जिसके रूट जो है 1/4 एंड 1/2 पे है, तो ये हमारा 1/4 हो गया एंड लेट्स से हमारा ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है हमारे पास कैसा जाएगा, जब ज़ीरो डालूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो -1 अगर होगा कुछ मान लो ऐसा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा जाता जाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला होगा ये। यहाँ पे हमें क्या बोला है, 0 से 1 के बीच में देखना है, तो 0 यहाँ है, 1 कहीं यहाँ पर होगा 1, ठीक है। तो अब हमें इसको एनालाइज करना है, ठीक है, ठीक है ना। अगर 0 से 1/2 के बीच में देखोगे ना, सॉरी 1/4 से 1/2 के बीच में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये 1/4 है और ये 1/2 है। इसके बीच में अगर हम देखें तो जो आउटपुट आ रही है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है, वो क्या आएगी। तो हमें ये पता होता है कि ये पैराबोला के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू उसके मिड पॉइंट पे आती है। तो 1/4 एंड 1/2 का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1/4 + 1/2 अपना क्या बन गया, 3/4 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा 3/8 आ रहा है। तो 3/8 वाले पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। निकाल के देखो क्या आ रहा है। तो अगर हम 3/8 डालते हैं इस पॉलिनोमियल में, क्या आ रहा है हमारे पास आएगा 2 × 3/8 -1 एंड 4 × 3/8 -1। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है 3/4, तो ये अपना -1/4 आ रहा है एंड यहाँ पे 3/2 बन रहा है, तो यहाँ पे अपना 1/2 आ रहा है। तो इसकी जो आउटपुट आई वो 1/8 आ रही है। तो इसका मतलब इसके जो हाईएस्ट वैल्यू पहुँचेगी ना, है ना, वो 1/8 होगी। तो ये 1 को क्रॉस नहीं कर पाया, फ्रैक्शन ही रह गया। तो इधर से ये पता लगा कि 1/4 और 1/2 के बीच में, ठीक है, क्या पता लगा 1/4 एंड 1/2 के इंटरवल में, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो 0 आएगी। ठीक है, क्लियर है। इस पॉलिनोमियल के लिए आउटपुट 0 आएगी। अच्छा, अब हम 0 से 1/4 के लिए देख लेते हैं। 0 से 1/4 वाले इंटरवल के लिए क्या होगा। तो देखो 0 से 1/4 में हमें ये पता है ये नेगेटिव जाता जा रहा है, बट ये कहाँ तक पहुँच रहा है, 0 पे क्या पहुँच रहा है। 0 अगर मैंने वैल्यू डाली तो ये 0 -1 × -1 × -1, तो -1 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ये -1 पहुँचा, समझ रहे हो, ये -1 वैल्यू है यहाँ पर, तो ये -1 पहुँचा। तो हमें ये पता लगा कि देखो अगर 0 से 1/4 के लिए देखें ना, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है -1। ठीक है, 0 को इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 1/4 को इंक्लूड कर लो एंड 1/2 को इंक्लूड कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो इन इंटरवल्स में हमने आउटपुट निकाल ली फंक्शन की। अब आगे देखते हैं 1/2 से आगे। अब बात यह है कि 1 पे क्या वैल्यू आ रही है।
अगर मैं 1 पे वैल्यू देखूँ ना, आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे इंटरसेक्शन बने कुछ। तो 1 अगर मैं डालता हूँ इस फंक्शन में तो क्या आउटपुट आएगी, करो कैलकुलेट। तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो मेरे पास आएगा सॉरी 1 डाला है ना, तो यहाँ पे 1 बन गया, -3 आ रही है आउटपुट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक ये -3 पहुँच गया, यहाँ तक ये -3 पहुँच गया। तो बीच में कहीं -2 भी आएगा, है ना, कहीं पे -2 भी आएगा, क्लियर है। तो -1 एंड -2 वाले जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आएंगे ना, यहाँ पे ये आएगा अल्फ़ा, यहाँ पे ये आएगा बीटा। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं जिन पे इसकी वैल्यू ट्रांजिशन करेगी, ठीक है बात। ये इंटरवल्स निकालने हैं मुझे, समझे बात, समझ गए। तो ये कैसे ब्रेक पॉइंट्स हैं, इन पे वैल्यू क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रही है, -1, ठीक है बात, क्लियर है। तो ये बराबर करके देख लो, हमारे पास क्या था, -2x - 1 एंड 4x - 1, ये हमारे पास -1 के बराबर कब होगा, वो हमारे पास अल्फ़ा दे देगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 8x² - 6x + 1 = 1, ठीक है, 1 कट गया, यहाँ पे x कॉमन हुआ, 8x - 6 = 0। x 0 नहीं हो सकता, देख लो भाई, x 0 वाला तो ये पॉइंट है, मुझे तो अल्फ़ा चाहिए जो 1/2 से भी बड़ा है, ठीक है। तो x 0 नहीं हो सकता, तो x को 0 को काट दो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2/4, सॉरी 3/4, ठीक है। तो x 3/4 हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा हमारा आ गया 3/4, ठीक है। अब बीटा निकाल लेते हैं, हमने इसी को 2 के बराबर कर देना है, ठीक है। तो इसी को हम 2 के बराबर कर देंगे, तो -2 के बराबर, तो माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, 8x² - 6x + 1 = 2। तो हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, 8x² - 6x - 1 = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा 6 ± √6 का स्क्वायर 36 माइनस का प्लस हो गया 4 टाइम्स दिस 32 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। 32 और 38 इसमें अगर मैं देखूँ तो 4 का फैक्टर बाहर निकल सकता है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 का फैक्टर निकला 9 है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टर निकल गया ना, तो ये 17 बन रहा है। तो अपने पास बनेगा 3 ± √17 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर है। एंड मुझे ये पता है कि √17 से ये नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बीटा चाहिए जो कि 1 के बहुत पास है, या फिर तुम कह सकते हो 1/2 से और 3/4 से भी बड़ा है। और अगर तुम माइनस साइन लेते हो तो ये तो -4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा जो कि नहीं चाहिए। तो इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास निकली वो ये है 3 + √17/8, ठीक है, क्लियर है बात। चलो हमने फिर ये बीटा और अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें ये पता लग गया कि 1/2, ठीक है, 1/2 से अल्फ़ा तक, ठीक है, 1/2 से अल्फ़ा इंक्लूडेड तक मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो -1 आएगी। अल्फ़ा से बीटा तक मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो -2 आएगी, एंड बीटा से 1 तक, ठीक है, बीटा से 1 तक मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो -3 आएगी। अब इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन से मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ।
इंटीग्रेशन मुझे करना था, किसका था, मुझे इंटीग्रेशन करना था, हाँ ये क्वाड्रेटिक का ना। तो ये क्वाड्रेटिक जो है, ठीक है, इसको अगर अब मैं तोड़ूँ तो मैं किस में तोड़ूँगा, 0 से 1 था, तो मैं सबसे पहले 0 से 1/4, आउटपुट क्या आएगी, 0 से 1/4 आउटपुट क्या है, -1, तो -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/4 से 1/2, यहाँ पे आउटपुट 0 आनी थी, ठीक है। फिर 1/2 से अल्फ़ा क्या आउटपुट आनी थी, यहाँ पे देख सकते हो -1, तो यहाँ -1 dx प्लस अल्फ़ा से बीटा, ठीक है, अल्फ़ा से बीटा मेरे पास क्या आउटपुट आनी थी, -2, एंड बीटा से 1 तक मेरे पास आउटपुट क्या आनी थी, -3 dx। क्लियर है। तो अब इस इंटीग्रेशन को करो, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 को अगर मैं करूँ तो x आया 1/4 -0 1/4 आ गया, प्लस ये तो 0 ही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस अल्फ़ा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा -1, ठीक है। तो अगर तुम सिंप्लीफाई करते हो तो तुम्हारे पास आ रहा है 1/4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा -3। क्लियर है। अल्फ़ा और बीटा को डाल दो, अल्फ़ा क्या था हमारा, 3/4 था, अल्फ़ा 3/4 था, एंड बीटा क्या था मेरा, 3 + √17/8। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 3/4 और 1/4 ये मिलके क्या हो गए, 1 हो गए, और ये 1 इससे कैंसिल आउट होगा, -2 बचा, तो मेरे पास आ रहा है 3 + √17/8 -2, तो -16 -13 प्लस √17/8। ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, सवाल में ग्राफिकल एनालिसिस इसमें करना था, एंड दैट्स ऑल। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है, 2022 जुलाई अटेम्प्ट का सवाल है। देख लो, एक फंक्शन हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म में एंड कुछ टर्म्स की फॉर्म में गिवन है, इससे हमें पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेबनिट्ज़ रूल का इस्तेमाल करना है क्योंकि इंटीग्रेशन को भी आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो e की पावर t भी अंदर है, e की पावर x भी अंदर है, समझ रहे हो। जब आप लेबनिट्ज़ रूल लगाते हो तो यहाँ पर x अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन प्योरली इंटीग्रेशन t की फॉर्म में ही हो जिसके लिए इंटीग्रेशन हो रहा था। तो e की पावर x को आप बाहर निकाल लो क्योंकि वो उस इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है f(x) इक्वल टू e की पावर x e की पावर -t f ऑफ t dt इंटीग्रेशन 0 से x माइनस x² माइनस x + 1 e की पावर x। अब अगर आप देखोगे ना तो अभी डिफरेंशिएट करने का कोई भी एडवांटेज नहीं है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और इंटीग्रेशन फिर भी एक पार्ट बचेगा, है ना। जब ये बचेगा और ये डिफरेंशिएट होगा तो इसका मतलब e की पावर x को यहाँ से हटाना होगा, तो इसका मतलब इससे इधर ले जाओ, मतलब डिवाइड कर दो e की पावर x से। तो यहाँ से आपको पता लगा e की पावर x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मिला e की पावर -x f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर -t f(t) dt माइनस यहाँ पे भी e की पावर x था वो हट गया, तो x² माइनस x + 1 बच गया आपके पास। अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपको फ़ायदा मिलेगा,
ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तीनों साइड पे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो वही चीज़ है। तो बता दो भाई क्या बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ना, तो ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अब मुझे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप लेबनिट्ज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंटेग्रल्स कह सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी इंटेग्रल, ठीक है, जिसमें आपके पास नीचे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ऊपर जी ऑफ एक्स फंक्शन है, एंड अंदर कोई फंक्शन है टी में डी टी। इसका आपको जब डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए विद रिस्पेक्ट टू ऐसा वेरिएबल जो उसकी लिमिट्स में है पर इंटेग्रल के अंदर नहीं है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप सिंपल करो, अपर लिमिट को डाल दो उस फंक्शन में, तो यहाँ जी ऑफ एक्स आ गया अंदर एच ऑफ एक्स के, एंड उसका डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस कर दो एच ऑफ लोअर लिमिट को डाल दो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तरीका होता है आपको किसी इंटेग्रल को डिफरेंशिएट करने का, जितना आपके सिलेबस में नेसेसरी है, ठीक है। इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला भी एक फैक्टर होता है, बट वो हमारे सिलेबस में ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, अब इसको अप्लाई करो। तो यहाँ पे अपर लिमिट जब डालोगे तो ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस करा, ज़ीरो डाल रहे हो इनपुट, ज़ीरो डाल तो दोगे इनपुट, लेकिन ज़ीरो का डिफरेंशिएशन ज़ीरो ही होगा, तो वो अल्टीमेटली ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो ये इंटेग्रल की डिफरेंशिएशन हो गई, माइनस यहाँ पे ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है 2x माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फैक्टर एंड ये फैक्टर दोनों जगह सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। माइनस साइन को हटा देते हैं और ई की पावर एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास ई की पावर एक्स 2x माइनस 1। ये मेरे पास बन गया फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो फंक्शन ये है एंड हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया, ई की पावर में, तो ई की पावर अगर मैं, हाँ ई की पावर है एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 एंड उसका डिफरेंशिएशन 2, ये इसको ज़ीरो के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इतना ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास आया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आया x इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 आया। अगर मैं इसका ग्राफ सा बनाऊँ, ठीक है, डेरिवेटिव का, तो माइनस 1/2 के अबाउट ये पहले पॉजिटिव होगा, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए, एंड बाद में नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव हो गई, तो मिनिमम वैल्यू माइनस 1/2 पे ही होगी। तो इसका मतलब माइनस 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो डाल दो। तो अगर तुम माइनस 1/2 डालते हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस 1/2 एंड 2 टाइम्स माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये 2 कटा, माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 ई की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ई, ये तुम्हारा आंसर है। तो ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सवाल है ये, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये काफ़ी सिंपली सॉल्व हो गया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ए की पावर एक्स को बाहर ना निकालो, फिर तुम ये सोचो कि इसको डिवाइड यहाँ पे करना है,
ये कुछ स्टेप्स अगर तुम ना सोचो तो ये सवाल में फंस जाओगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे ज़रूरी थे जो आपको सोचने हैं अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला सवाल है। ये भी आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिलेटेड ही है ना। ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको ही एनालाइज करना होता है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हो और किस रेंज के बीच में, जो लिमिट्स हैं 0 से 1। तो सबसे पहले सबसे आसान काम क्या करो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है ना 1/x, इसको t डाल दो, कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया 1/x को t, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे, dt की वैल्यू क्या आ रही है, -1/x² dx, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं dx की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 1/x² को मैं क्या भर सकता हूँ कि एक्चुअली t² है, और फिर उसको दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो dx की जो वैल्यू आ रही है -1/t² आ रही है, dx और dt, सही है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/7 की पावर t का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एंड dt है, और साथ में -1/t² dt है, ठीक है। बट ये करने का फ़ायदा ये है कि ये जो लिमिट्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। पहले मेरा x जा रहा था 0 से 1, जब मैं x को 0 के पास रखूँगा तो t इन्फिनिटी जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड जब 1 रखूँगा तो 1 जा रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, 0 रखा था तो इन्फिनिटी जा रहा था, वो रखा था तो 1 आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये इंटीग्रेशन बन चुका है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब मतलब बेसिक बात पे अगर मैं देखूँ, ये माइनस साइन को मैं यहाँ लिमिट से एडजस्ट करूँ तो इन्फिनिटी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे ये नीचे चले जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे जिन पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टूटेगा, सही बात है, ठीक है। तो करते हैं, लेट्स से सबसे पहले 1 से 2 के बीच में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, ठीक है, 1/7 बन गया ये, और 1/t² है, ठीक है, dt। सिमिलरली अगला इंटरवल बताना, अगला इंटरवल होगा 2 से 3, ठीक है, 1/7 का स्क्वायर हो गया अब, है ना, और 1 यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा 1 से, हाँ ठीक है, ये 7 का स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, 1/t² dt, क्लियर है। अब ऐसे ही करते जाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 से 4 तक जाएगा, 1/7 का क्यूब आएगा, और 1/t² एज इट इज़ है dt, एंड ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसको सॉल्व करके देखो, 1/7 तो कांस्टेंट है, 1/7 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली 1/7² क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। 1/7 क्यूब भी बाहर निकल जाएगा। तो मतलब जितनी भी वो टर्म्स बनेंगी सारी कांस्टेंट होंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। तो बचा क्या, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1/t² है, 1/t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/t। तो इसका मतलब ये है 1/7 -1/t, और इस पे लिमिट्स पुट कर रहा हूँ मैं 1 से 2। सिमिलरली अगले इंटेग्रल को देखोगे, 1/7² -1/t, वैल्यूज़ क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 2 से 3। फिर उसके बाद अगला इंटेग्रल 1/7 क्यूब -1/t, वैल्यू क्या मैं पुट कर रहा हूँ, 3 से 4, ठीक है। एंड ऐसे ही ये चलता जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है, ये चलता जाएगा।
अब अगर हम इसमें वैल्यू डालें क्या बन रहा है, अगर हम वैल्यू डालें -1/2 माइनस ऑफ, तो ये प्लस बन जाएगा, ये अपने पास आ रहा है 1/7 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 7², यहाँ पे बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1/7 क्यूब, ठीक है, एंड माइनस 1/3 माइनस 1/4। एंड ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाली टर्म लिखने की कोशिश करूँ, जो लास्ट होगी इन्फानाइट के पास, लिमिट लगेगी उसमें ना, लिमिट लगेगी जब n इन्फिनिटी जा रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/7 की पावर n, ठीक है। क्लियर है? n-1 लिख लो, चलो ठीक है, n-1 लिख सकते हो, या फिर n ही लिख लो, क्योंकि n-1 का भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 7n एंड साथ में क्या आएगा 1/n माइनस यहाँ पे n+1, ठीक है। पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे टर्म लिख दी। अब देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास अगर 1 वाली टर्म को देखूँ, देख रहे हो ये 1 वाली टर्म, तो ये क्या आएगी, अगर 1/7 से मल्टीप्लाई होगा 1/7 प्लस 1/2 वाली टर्म यहाँ पे और यहाँ पर है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, 1/2, ठीक है, साथ में 1/7 है एंड 1 माइनस 1/7 है। 1/3 वाली टर्म को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1/7² है साथ में, और 1 माइनस 1/7 है, ठीक है। एंड सिमिलरली ऐसा चलता जा रहा है। क्लियर है? लास्ट वाली टर्म को अगर मैं देखूँ, लास्ट वाली टर्म, या फिर ऐसा करते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये इन्फानाइट तक जा रहा है ना। क्लियर है? क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पे सीरीज सी है, यहाँ पे सीरीज है। क्लियर है? यहाँ पे सीरीज बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हर जगह आ रहा है, एंड 1/7 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर मैं समेशन को लिखूं, ठीक है, अगर मैं समेशन को लिखूं, ये अलग रख देते हैं, ठीक है, 1/7, तो r = 2 से मेरे पास क्या आ रहा है 1/r, 1/7 की पावर r-1, ठीक है, एंड साथ में 1 माइनस 1/7 आ रहा है। 1 माइनस 1/7 देखना क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/7, तो ये मेरे पास 6/7 है ना, ये मेरे पास 6/7 आ गया, कांस्टेंट बाहर। अब क्या आप इस समेशन को सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताओ भाई, क्या आप इस समेशन को सॉल्व कर सकते हो? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये है ना बढ़िया सवाल, बताओ भाई। सो हमारे पास ये जो सीरीज़ है, इसमें अगर तुम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो तो तुम्हें थोड़ा सा पता लगेगा कि ये ln ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज़ से मैच करता है। जैसे यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन आ जाए, एंड x²/2, फिर x³ एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो इसके मैच करता है ऐसे जैसा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये सीरीज़ लिख के दिखाऊं तो एक्चुअली ये है क्या 1/2, ठीक है, साथ में 1/7 है, ठीक है, तो ये 1/7/2 है। फिर आपने अगला टर्म देखा, अगला टर्म क्या आ रहा है 1/7 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये इधर से मैच कर रही है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे नीड क्या है कि एक तो 1/7 चाहिए ताकि मैच कर जाए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये जो बाहर 1/7 था उसको अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ये तो हमने एक काम कर दिया, अंदर हम एक 7 को ले गए, ठीक है। तो अब ये मैच कर रही है, अब यहाँ पे क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये सारा मैच कर रहा है।
यहाँ पे एक 1/7 भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में +1/7 एंड -1/7 कर देंगे इस पूरे समेशन पे। तो +1/7 कर दिया तो ये पूरा बन गया। तो इसका मतलब ये जितना भी प्लस में बना है वो सारा माइनस ऑफ ln ऑफ -1/x है, मतलब 1 - x है। तो x हमारा 1/7 था। तो अगर अब मैं ऊपर वाली चीज़ को लिख के दिखाऊं तो ये एक्चुअली क्या है, 1/7 + 6 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा, -ln ऑफ 1 - 1/7 -1/7, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव साइन का एरर हुआ है, ये एक्चुअली नेगेटिव साइन में है पूरी सीरीज़, ठीक है। पहले ही नेगेटिव साइन में थी तो ये -6 था एंड यहाँ पे भी -6 है, ठीक है। एंड ये अपने पास क्या आंसर आएगा, 1+, ये अपना 1 बन जाएगा ना, 1 + 6 टाइम्स ln ऑफ 6/7, ठीक है। अब ठीक है, माइनस साइन की गलती थी यहाँ पर, जब हमने ये 1/2 को कॉमन लिया था तब माइनस साइन रह गया यहाँ पर, हर एक में माइनस साइन आना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ -1/2 है ना, तो इसका माइनस साइन कॉमन लेकर यहाँ पर ये बन रहा था, ठीक है। क्लियर है बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बन जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल लगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सीरीज़ और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टाइप का क्वेश्चन पहुंच गया ये, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2022 का ही जुलाई अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अगर तुम देखते हो ये जो फंक्शन है इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है कि मिनिमम इनमें से जो भी होगा किसी एक्स के लिए जो कि 0 से 10 के बीच में है उसके लिए ये इंटेग्रल्स बता दो। अब इस सवाल को ट्राई करो। तो जो बेसिक क्लिक है, ठीक है, बेसिक क्लिक वाली बात है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि देखो अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी याद है, कौन सी प्रॉपर्टी, x + k वाली, कि अगर हमारे पास हमें पता है कि k जो है एक इंटीजर है तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये पता लगा तो बताओ ये -1 बाहर निकल जाएगा, ये -2 बाहर निकल जाएगा, -10 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूछ रहा है ना कि मिनिमम बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10, तो उनमें से मिनिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये, अरे ऑब्वियसली ये। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है कि भाई मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैंने इंटीजर्स को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, फिर अगला बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 एंड सो ऑन टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर -10। अब किसी भी x के लिए ऑब्वियस सी बात है कि यही मिनिमम होगा क्योंकि -10 हो रहा है, -10 हो रहा है, मिनिमम यही है। तो इधर से ये सिंपल हो गया क्वेश्चन कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10। तो यही चीज़ इसमें समझनी थी कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी इस प्रॉपर्टी के बिना भी अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि 1 से 2 तक, ठीक है, 0 से 1 तक क्या कौन सा मिनिमम होगा, फिर 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, तो कॉमन सेंस से ही पता लग जाता है कि x -10 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ऑब्वियसली मिनिमम होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें जो भी पूछ रहा है हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हमें क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 10। तो ये सारे फंक्शन जो है ना इनको हम इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, मतलब f(x) + दिस क्योंकि लिमिट सेम है ना। तो हमारे पास क्या है, एक तो f(x) है, ठीक है, -10, और फिर हमें f(x) का स्क्वायर बोला है तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, -10 का स्क्वायर। फिर हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 का मॉडुलस, ठीक है, और ये पूरे का dx, ठीक है, ये पूरे का dx। अब देखो खास बात बताता हूँ,
ये जो है 0 से 10 के लिए क्या वैल्यूज़ देगा? 10 से कम देगा, 10 से कम देगा, हमेशा देगा 10 से कम। सिर्फ 10 वाले पॉइंट के लिए होगा, उसको छोड़ो। एक पॉइंट से किसी के एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक स्ट्रिप अगर बीच में छोड़ भी दोगे ना तो एरिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रिप का एरिया लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव खुलेगा हर एक एक्स के लिए, जो कि 0 से 10 के लिए है। तो इसका मतलब ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, सिर्फ आपका ये बचा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? इंटीग्रेशन 0 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 10 का स्क्वायर dx। अब इसको तोड़ दो तो ये हमारा 0 से 1 के लिए क्या आउटपुट देगा? 0 से 1 के लिए वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आएगी, है ना? तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा dx। फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे 1 से 2 तक, है ना? तो वैल्यू आएगी 1, है ना? 1 वैल्यू आएगी। तो 1 माइनस 10 9, तो ये 9 का स्क्वायर आएगा dx। सिमिलरली आगे के लिए क्या आएगा? 2 से 3 के लिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा dx एंड सो ऑन। 9 से 10 में क्या होगा? 9 से 10 पे जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी? 1 का स्क्वायर, है ना? और जो 10 वाला पॉइंट है उसको तुम कह सकते हो, देखो ये जो एज वाली स्ट्रिप है इसमें आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 10 स्क्वायर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे ये 9 स्क्वायर आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 8 स्क्वायर आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 1 स्क्वायर आएगा, इसको ऐड कर दो सबको, ठीक है? तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है? आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से 10। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है? 21 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ 3 का फैक्टर काट दिया एंड यहाँ पे 2 का फैक्टर काट दिया, 35 और 385। तो 385 हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है? बात क्लियर है? तो ये काफ़ी एक प्रॉपर्टीज़ वाला टाइप का सवाल था एंड लॉजिक्स लगाने वाला सवाल था, वरना ये काफ़ी बड़ा सवाल नहीं है। देख लो आपके सामने कितने जल्दी हो गया, ठीक है? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2021 अगस्त का है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन ही पूछी और इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना ज़्यादा यूज़ होता है, बट है ये आसान सवाल। देखो यहाँ पर पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 तक हम कर देते हैं, है ना? एंड हम 1 से 2 तक 2 हिस्सों में इसको तोड़ देते हैं। 0 से 1 तक अगर बात करें, यहाँ साइन ऑफ हमारे पास क्या आएगा? पाई x बाई 2, ठीक है? एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 की पावर 0। सही बात है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमारे पास 0 पहले देगा। अब यहाँ पे तुम्हारा डाउट हो सकता है कि भाई 0 पे क्या होगा? 0 पे अरे भूल जाओ, 0 को छोड़ दो ना, यहाँ 0 पॉजिटिव लगा देता हूँ, ठीक है? बट बात यही है कि एज वाले पॉइंट में एक आधा पॉइंट तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, समझ रहे हो? तुम 0 पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर एरिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कौन सा जानते हैं? वो भी तो जानते हैं कि एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 इनडिटर्मिनेट है, कैसे निकाल लेगा, कैसे सॉल्व कर लेगा कोई, ठीक है? तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव ही है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है? आप 0 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर 1 से 2, 1 से 2 की अगर बात करें, यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ पाई x बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 1, ठीक है? dx। अब ये दोनों सॉल्व कर दो एंड आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो अपने पास 1 बन गया, ठीक है? इसकी कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ ये है, इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पाई स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2x, x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे पाई बाई 2, ठीक है? इसमें वैल्यूज़ डालनी है 0 से 1, ठीक है? देन हमारे पास अगर दूसरे इंटीग्रल की बात करें तो उसमें x माइनस 1 भी है ना? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा,
ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। x-1 है ना, तो x-1 एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई x/2 डिवाइड में क्या आ गया, पाई/2। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास आ गया, इस पे हम वैल्यूज़ डाल देंगे 1 से 2। एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो माइनस कॉस ऑफ पाई/2 x है और डिवाइड में पाई/2 है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और साथ में उसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो माइनस कॉस, तो ये अपने पास माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस माइनस को एडजस्ट कर दिया तो ये एक्चुअली सॉल्व होके क्या बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ पाई/2 x डिवाइडेड बाय पाई²/4। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाऊं तो इसके साथ क्या आना है, प्लस साइन ऑफ पाई(x/2) डिवाइडेड बाय पाई²/4। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी वैल्यूज़ डलेंगी 1 से 2, तो ये अपना आंसर आएगा। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 डालता हूँ मैं तो कॉस ऑफ पाई/2 ज़ीरो हो गया, माइनस यहाँ पर अगर 0 डालता हूँ तो 1 आएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय पाई/2, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास 2/पाई है। ठीक है, सिमिलरली अगर इस दूसरे वाले को मैं सॉल्व करने की सोचूं और मैं 2 डालूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम्स 2 डाला तो पाई आया, पाई पे -1 तो ये 1 बना, डिवाइडेड बाय पाई/2, तो ये पूरा 2 पाई बन रहा है, 2/पाई -1 अगर डालूँगा तो 0 बन रहा है, तो 2/पाई आ रहा है। एंड अगर इस पर अगर मैं 2 डाल दूँ तो 0 बन रहा है, 1 डाल दूँ तो 4/पाई² बन रहा है नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐड हो गए और ये भी ऐड होगा, तो ये अपने पास आ रहा है 4/पाई -4/पाई², और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर के पाई² से, तो अपने पास आ गया 4पाई -4पाई², तो 4पाई -4 आ रहा है। क्या ये है ऑप्शन में 4पाई -4? बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने करा है, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ना एक जनरलाइज्ड सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, एक जनरलाइज्ड तरीका भी एग्जिस्ट करता है। मैं ज़रा लिख के दिखा दूँ तो देखो, अगर मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है u और v को dx, ठीक है, u और v लेते हैं ना, तो u अपना मान लो डिफरेंशिएशन वाला है और v अपना इंटीग्रेशन वाला है। मतलब u को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ और v को इंटीग्रेट, तो मैं क्या करूँगा, v1, ठीक है, मतलब v को एक बार इंटीग्रेट कर दिया है, फिर माइनस आएगा, पहले प्लस था फिर माइनस आया, फिर u का पहला डेरिवेटिव एंड v का दूसरी बार इंटीग्रेशन, मतलब v1 पहला इंटीग्रल आया, मतलब v को इंटीग्रेट कर दिया, v1 आ गया, फिर v1 को इंटीग्रेट करा तो v2 आ गया, ऐसे। ठीक है, फिर प्लस आया, u का डबल डेरिवेटिव, v का थर्ड इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, ऐसा करते जाओ। क्लियर है, जब तक आपके पास फिर आगे ज़ीरो ना आने लग जाए। बेसिकली ये काम आता है जब आपके पास एक ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें आपका u जो है वो एक वक्त पे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो देने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि e की पावर x cos ऑफ x का इंटीग्रल में आप ये चीज़ लगा रहे हो, तो मतलब लगा तो सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब ऐसे सीक्वेंस में वो टूटेगा और ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपको यहाँ पे कहीं इंटीग्रेशन पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड वे है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जो कि आपको पता होना चाहिए, स्पीड बन जाती है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मुझे मौका नहीं मिल रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने का, बट दिस इज़ अ गुड टेक्निक। ठीक है, चलो फिर ये रहा हमारा अगला सवाल। 2021 मार्च अटेम्प्ट का सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, दो गिवन है बेसिकली, यहाँ पे f और g के बीच में है एंड g और g के बीच में है।
यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है। अब ये सवाल अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो, आप फंक्शन नहीं निकाल सकते, आप फंक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है, आप फंक्शन नहीं निकाल सकते। अगर आप इसमें देख रहे हो ना, इन दोनों से आप फंक्शन नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ तरीका है? तो आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि देखो, ये कह नहीं रहा आपको कि फंक्शन निकालो, ये कह रहा है कि बस इंटीग्रल को सॉल्व करो। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डाल दो इससे उठा के। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा -4 से 4, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 4x³ माइनस जी ऑफ 4 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल। एंड इससे पहले भी मैं एक चीज़ कर सकता था, देखो ये इवन फंक्शन है ना, तो यहाँ 0 से 4 तक कर सकता हूँ मैं, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई इवन फंक्शन की, -a से a वाली, तो ये ट्वाइस था। अब मैंने पुट किया है तो ये आ गया। एंड अब इसमें आप सेपरेट कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आराम से कर देंगे। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x⁴ बन जाएगा ना, 4 नीचे से कट जाएगा, और फिर वैल्यू डाल दोगे तो इस पर क्या बन जाएगा, ये 4⁴ बन जाएगा, 4⁴ बन जाएगा, और ट्वाइस हो गया, ठीक है। बाकी अपने पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन 0 से 4 4 माइनस एक्स dx। तो इसको हम कोई i मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी i को मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं किंग रूल लगा लूं या प्रिंस रूल कह लो, तो किंग रूल अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, gx dx। अब मैं दोनों आइज़ को ऐड कर दूं तो 2i मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन, मैंने लिमिट्स कॉमन ले ली, तो g ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस प्लस g ऑफ x, ये मेरे पास dx है। तो ये तो हमें ज़ीरो गिवन है सवाल में, ये ज़ीरो गिवन है ना, तो यहाँ पे ज़ीरो गिवन है तो ये ज़ीरो हो गया। तो i की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, i की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ ये बचा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ 4⁴, ठीक है। 4⁴ हमारे पास मतलब 2⁸ है, और फिर साथ में 2⁹ है, ठीक है, 2⁴ है, तो ये 2⁹ बन गया। 2⁹ तो आपको याद ही होगा 512। सो 512 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। प्रॉपर्टीज़ का सवाल था, यहाँ पे हमने किंग रूल इस्तेमाल करा। किंग रूल क्या करता है, किंग रूल हमारे पास मान लो ये एक इंटीग्रेशन है, तो किंग रूल के बाद इंटेग्रल सेम ही रहता है। मतलब अगर ये मैं आई कह रहा हूँ तो अगला भी आई है, यहाँ पे a से b g a प्लस b माइनस एक्स हो जाता है dx, क्लियर है, ठीक है। ये किंग रूल है, किंग रूल के अकॉर्डिंग ये हमेशा वैलिड है, ठीक है, क्लियर है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो वही चीज़ मैंने इस्तेमाल करी, आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ के सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन के। ये रहा हमारा लास्ट सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल है 2021 मार्च का। तो ये भी एक इंटीग्रेशन गिवन है, और इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसा कि तुम देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह है, तो इसको डील करना तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर एक ख़ास बात भी है कि ये भी है, दो दो है अब, ठीक है, दो दो हैं। तो हमें इसका तो पता है, ये जो नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 0 से जो भी इंटीजर्स होंगे उन पे तोड़ेंगे हम। लेकिन जो ये है, ये क्या होगा बताओ? तो अगर तुम 2πx इसको देखते हो, साइन ऑफ 2πx
इसका जो ग्राफ है इसको तुम्हें देखना है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है 0 से 10 तक क्या हो रहा है। अगर मैं 0 से, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बात करूं तो ये एक फुल रोटेशन करता है साइन के ग्राफ का, है ना। तो 1/2 पे क्या होगा, 1/2 पे ये 0 से पाई तक जाएगा। 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव रहता है ना। तो ये अपने पास कुछ ऐसा आएगा एंड ये ऐसा जाएगा। क्लियर है। और फिर उसके बाद ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट करता जाएगा ना। तो मुझे ये पता लगा क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, इसके बाद ये रिपीट करता जाएगा। 2 पाई के बाद ये रिपीट, मतलब 1 से 2 तक भी इसका सिमिलर बिहेवियर होगा। ठीक है, क्लियर है कि 1 से 3/2 तक ये पॉजिटिव है एंड फिर ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब मुझे अब इसको हर एक हाफ के इंटरवल में तोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं ऊपर वाली इंटीग्रेशन को तोड़ के दिखाता हूँ। तो 0 से 1/2, 0 से 1/2 साइन वाला जो मेरा ग्राफ है वो मैक्सिमम 1 तक जाता है ना। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो 0 से 1/2 तक जो आउटपुट न्यूमरेटर की है 0 है। क्लियर है बात, समझ लग गई बात। न्यूमरेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही आएगा। फिर 1/2 से 1 तक मेरे पास साइन ऊपर वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो मेरे पास -1 देगा। ठीक है, तो ये -1 हो गया डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई। मेरे पास आ जाएगा e की पावर में e की पावर x है। ठीक है, एंड वो 0 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो 1 से 3/2 तक न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा क्योंकि वो पता ही है कुछ भी आ जाए ऊपर तो 0 ही है ना। ठीक है, फिर उसके बाद 3/2 से अगर हम 2 तक देखें तो -1 डिवाइडेड बाई e की पावर x -1 dx, ये बन रहा है। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जितने भी इंटीजर से उसके आगे वाले हाफ तक जा रहे हैं वो सारे 0 हो जा रहे हैं। ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो अगर मैं देखूं, पहली बात तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, न्यूमरेटर -1 बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। और e की पावर -x भी हर जगह है। अगर तुम देखोगे ना जितने भी हमारे इंटेग्रल बन रहे हैं ये e की पावर x तो हर एक में है, बस उसके साथ का जो e की पावर माइनस में हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये वाला जो वेरी कर रहा है ये भी कांस्टेंट ही है, तो इसको हम देख सकते हैं। बट e की पावर x तो हर एक में आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन है 0 से 1 dx। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/2 से सॉरी ये 1/2, ये हमारा 1 से, ये 1/2 से 1 तक जाएगा, ये 3/2 से 2 तक जाएगा। ठीक है, एंड ये आएगा e की पावर x, e की पावर -x। ठीक है, एंड साथ में आ जाएगा e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी उसकी 1 आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगले वाले में अगर मैं देखूँ 5/2 एंड 3 तक तो e की पावर -x एंड e की पावर 2 dx। क्लियर है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कब तक जाएगा, जब तक हमारे पास क्या नहीं आता 19/2 से 10 तक। ठीक है, e की पावर -x एंड e की पावर 9 dx। तो ये मेरे पास आ गया टोटल जितने भी टूटेंगे पार्ट्स में।
अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है और सेम रहता है। तो माइनस साइन अगर आ जाएगा तो ये बाहर वाला जो माइनस है ये एडजस्ट हो जाएगा सबसे, है ना। तो अपने पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे वैल्यू डाली 1/2 से 1। फिर मेरे पास क्या आया, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर 1 बाहर है, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आई 3/2 से 2। ठीक है, क्लियर है। फिर मेरे पास क्या आया, ई की पावर, यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है बट बताऊँ क्या पैटर्न है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस इंटेग्रल को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाऊँ तो ये एक्चुअली क्या था, ई की पावर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो ये 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी अच्छे से लिखो तो ये 9 माइनस एक्स है। एंड अगर तुम इसमें ऐसा करो कि x -1 कर दो, ठीक है, सॉरी x +1 कर दो, ठीक है, मतलब x की जगह यहाँ पे x +1 सब्सिट्यूट कर दोगे इसे इंटीग्रेंड में, तो यहाँ पर लिमिट्स में -1 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना, जब यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाता है x में, है ना। तो यहाँ अगर मैं +1 करता हूँ तो ये 1 ये कट गया और यहाँ -1 हो गया। तो ये इंटेग्रल क्या बन जाएगा, ये इंटेग्रल क्या बन जाएगा बता दो। ये इंटीग्रेशन बन जाएगी 1/2 से 1 ई की पावर -x dx। तो ये तो सेम बन गई इसकी तरह। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी पुट करूँगा ना, ये भी सेम बन जाएगा। इसमें पुट करूँगा, इसमें भी सेम बन जाएगा। x की जगह, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, x + 9। यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, x + 2। ठीक है, ऐसे पुट करोगे ना तो सेम ही इंटेग्रल बन जाएगा। तो देख लो भाई कितनी बार आ गया सेम ही इंटेग्रल। तो ये कितनी बार आ गया, ये एक्स्ट्रा, ये भी 9 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर -x 1/2 से 1। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है इसकी तरह, क्लियर है ना। तो ये बाकी 9 जो है ना, बाकी 9 जो हैं ये सेम ही है। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर है 10 टाइम्स ई की पावर -x एंड 1/2 से 1। समझे। तो अब देख लो ये क्या बन रहा है, ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -1/2 10 टाइम्स। ठीक है, तो क्या था सवाल। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 10 आ रही है, बीटा की वैल्यू 10 आ रही है, गामा की वैल्यू 0 है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो मैंने करा है ना, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। x को यहाँ पर x + 1 डाला तो ये सेम इंटेग्रल बन रहे थे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई काफ़ी, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म है। इतने ही क्वेश्चंस मेरे को करवाने थे। बेसिक तौर पे अगर देखे जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अलग ही लगाव है जेईई मेंस को, उसके ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के। ठीक है, तुम्हें इस साल भी देखने को मिलेगा काफ़ी। एंड जो नॉर्मल सवाल है इंटीग्रेशन के वो आप काफ़ी इजीली मेरे हिसाब से कर लोगे, क्योंकि उसमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही करना है और प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा हैवी सवाल तो नहीं आते जेईई मेंस में। आपके पास या तो किंग रूल आ जाएगा, ठीक है, किंग रूल अप्लाई करो, ठीक है, जो अभी मैंने बताया उसको अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। इवन ऑड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। एंड ये बेसिक सी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल वाली, वही उनसे ही काम हो जाता है, उनसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आई होप सो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस जो आज डिस्कस करें समझ आ गए होंगे। तो अगला लेक्चर होगा एरियाज़ पे, तो मिलते हैं एरियाज़ वाली वीडियो के साथ।